यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर के लिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए क्लास नंबर 10 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 1 की। इससे पहले जो आपकी क्लासेस हुई है जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 के जितने भी टॉपिक्स थे जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं वो सारे ही टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, जिसके अंदर यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो था हमने पोषण को स्टार्ट किया था। फिर हमने स्टार्ट किया जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जो गर्भवती महिला है उसकी देखभाल कैसे की जाए उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है वो सारी चीजें डिस्कस करी। देन हमने स्टार्ट करा था वैक्सीनेशन को। ठीक है, टीकाकरण को स्टार्ट करा था जिसको 2 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किए। एक में हमने थ्योरी कंप्लीट किया है, एक में एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं। सो आज का जो सेशन है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन जनरल सी चीज़ें, जस्ट लाइक कोई भी स्कीम है या फिर कोई भी मिशन है या फिर हम लोग बात करें कि कोई भी स्वास्थ्य योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा या हम लोग बोल सकते हैं कि सब जगह जो लॉन्च की गई है, वन बाय वन करके इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच में एक क्वेश्चन आया था जब हम लोग वैक्सीनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे कि किशोरावस्था में बच्चों को जो गोली दी जाती है आयरन और फॉलिक एसिड की, उसका कलर क्या होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेडिसिन दी जाती है आयरन और फॉलिक एसिड के लिए वो कलर कोडिंग के बेसिस पर होती है। राइट, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस समय किस तरीके की मेडिसिन को दिया जाता है, किस प्रकार से कलर को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ओके, तो एक बार सबसे पहले हम लोग ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। बेसिकली यहाँ पर 4 प्रकार के एज ग्रुप रहेंगे। अब ये 4 प्रकार कौन से होंगे? सबसे पहले 6 से 60 महीने तक, तो हम लोग बोल सकते हैं लगभग 5 साल की आयु तक। ठीक है, यहाँ पर रहेगा। आप तो इसको इन जनरल मान सकते हैं कि 6 महीने से लेकर जो है 5 साल के पहले पहले तक क्या देना है। ठीक है, फिर 5 से 10 साल मतलब कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिर कि जो चाइल्डहुड स्टेज के जो बच्चे हैं इनको किस प्रकार से मेडिसिन दी जाती है। फिर अगर हम लोग बात करें 10 से 19 साल मतलब किशोरावस्था में, इसका जो क्राइटेरिया है ना, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कलर कोड क्या होना चाहिए, है ना। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक वुमेन जो होती है, ठीक है, महिलाओं को कौन सी दी जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 से 5 कैटेगरी बनेगी जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले 6 से 60 मंथ की बात करें तो 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, यहाँ पर जो आयरन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 20 mg दिया जाएगा। और 100 माइक्रोग्राम जो है यहाँ पर क्या दिया जाएगा? फॉलिक एसिड दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी, प्रीवियस में भी हम लोग डिस्कस कर सकें, जस्ट फॉर रिविजन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 mg आयरन है और 100 माइक्रोग्राम का, या फिर आप इसको 0.1 बोल लें, कोई बात नहीं, 0.1 ग्राम या फिर 100 माइक्रोग्राम का फॉलिक एसिड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाएगा? छोटे बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा। यूजुअली ये दवा के फॉर्म में होता है, सिरप के फॉर्म में ये रहेगा। किसके थ्रू प्राप्त होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सर्विस डिलीवरी कौन करेगा। तो ये यहाँ पर जो आंगनवाड़ी है, जो एमसीपी कार्ड बना रखा है बच्चे के लिए, उसके थ्रू ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी या आशा के द्वारा ये प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब 5 से 10 साल के पास चलते हैं, हम लोग चाइल्डहुड स्टेज के पास चल रहे हैं। यहाँ पर जो आयरन है वो 45 mg हो जाता है। मात्रा बढ़ेगी डेफिनेटली, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके शरीर को आयरन की मात्रा भी ज्यादा लगेगी, तो 20 से बढ़ाकर अब यहाँ पर मात्रा कर दी जाएगी 45 mg। ठीक है, और अगर हम लोग फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड कितना हो जाएगा? 400 माइक्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो यूजुअली ये जो गोली है ना, अब यहाँ पर जो है गोली के फॉर्म में मिलेगा, ये वाला टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। तो ये स्कूल के थ्रू भी प्राप्त हो सकता है, या बच्चा अभी भी यहाँ पर टीके लगवाएगा तो आंगनवाड़ी के थ्रू, आशा के थ्रू ये प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर चाइल्डहुड स्टेज की। 10 से 19 की बात करें, अगेन यहाँ पर मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। 100 mg का आयरन रहेगा और 500 mg का क्या रहेगा? फॉलिक एसिड रहेगा। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें या महिलाओं को जो है कौन सी दी जाती है तो सेम ही रहेगा, 100 mg आयरन और 500 mg का फॉलिक एसिड, माइक्रोग्राम का फॉलिक एसिड। ठीक है, जैसे जैसे एज यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो ये वाली जो है कंटिन्यू रहेगी, 100 mg आयरन एंड 500 mg का
फॉलिक एसिड। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कलर कोड देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 ग्राम और 100 mcg हम लोग कब दे रहे थे, इनफेंसी में दे रहे थे, मतलब 0 से 5 साल तक दे रहे थे, तो ये दवा यहाँ पर दी जाती है। इसके पीछे सारी चीजें लिखी हुई है। कलर कोड क्यों बनाया गया है? क्योंकि जिनको पढ़ना नहीं आता है वो किस हिसाब से गोली दे, क्योंकि एक ही घर में सारे सदस्य होंगे, इन्फेंसी भी हो सकता है, चाइल्डहुड भी हो सकता है, एट अ टाइम एडोलसेंस भी हो सकता है, महिला भी होगी, तो कैसे डिसाइड होगा कि किसको कौन सी वाली देनी है? तो इस हिसाब से कलर कोड डिसाइड किए गए ताकि कलर को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी कैल्शियम की गोली या कौन सी आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की गोली किसके लिए है। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो ये सिरप हो गया। उसके बाद 45 ग्राम और 400 के लिए, 400 mcg के लिए जो हमने यहाँ पर बात करी थी चाइल्डहुड स्टेज के लिए, ठीक है, तो इनके लिए कौन सा कलर यहाँ पर रहेगा ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पिंक कलर की यहाँ पर रहती है बच्चों के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये बच्चों के लिए है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये वाली चीज। अब आ जाता है 100 ग्राम और 500 माइक्रोग्राम जो होता है एडोलसेंस के लिए होता है। तो एडोलसेंस के लिए यहाँ पर कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। और इसी का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि किशोरावस्था में जो आयरन की गोली दी जाती है उसका कलर कैसा होता है, तो ये ब्लू कलर यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो बड़े होंगे, है ना, जो अपन आगे की स्टेज की बात करेंगे, जो महिला उन सबको दिया जाता है, 100 ग्राम 500 माइक्रोग्राम ही रहेगा। इसका जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, रेड कलर का ये रहेगा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो ये आपकी टेबल यहाँ पर कंप्लीट होती है आयरन और फॉलिक एसिड के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, कलर कोड भी हो गया। पहले छोटे जो बच्चे होंगे वो पिंक कलर को पसंद करते हैं तो उनके लिए पिंक कलर। ठीक है, फिर आगे आने वाले के लिए ब्लू कलर हो जाएगा और महिला के लिए जो है रेड कलर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमने देखा था कि जो वैक्सीनेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसके एमसीक्यूज कर रहे थे, तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीजी का जो टीका है किस प्रकार का टीका है। दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। बेसिकली वैक्सीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, दैट इज जीवित शीर्ण टीके। दूसरा होता है निष्क्रिय टीके, इनएक्टिव वैक्सीन बोला जाता है। और तीसरा टॉक्सिन होता है। ठीक है, सो वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के बारे में, जीवित शीर्ण टीकों के बारे में। जीवित शीर्ण टीके रोगाणु या वायरस का एक ऐसा जीवित संस्करण इंजेक्ट करते हैं जो शरीर में बीमारी का कारण बन सकता है। यद्यपि रोगाणु एक जीवित नमूना होता है, यह एक कमजोर संस्करण है जो संक्रमण के बिना ही लक्षण का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि यह शरीर में प्रजनन करने में असमर्थ होता है। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, इन शॉर्ट यदि आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी, अगर अपन किसी भी व्यक्ति को ऐसा समझ लो कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी वैक्सीन लग रही है जो कि लाइव एट्यूनेटेड की कैटेगरी में आती है, तो बेसिकली उसके शरीर में क्या होगा, एक बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, रोगाणु या बैक्टीरिया या मतलब वायरस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बैक्टीरिया या वायरस उसके शरीर में थ्रू वैक्सीन इंजेक्ट करवाया जाएगा। अब आप ये सोचे कि ये वायरस या बैक्टीरिया क्यों इंजेक्ट करवा रहे हो, हम खुद इनसे बचना चाह रहे हो और हमको यही आप दे रहे हो। तो बेसिकली ये वो बैक्टीरिया होंगे जो आपके शरीर को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे आपने एक वो सुनी होगी ना कहावत, जहर जहर को काटता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी बैक्टीरिया है, उसको खत्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? दूसरे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है कि कोई लाइव बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन, और वो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको खत्म करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप में आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैक्टीरिया खुद अपना जाकर खुद बीमारी फैला दे। तो ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैलाते हैं, है ना। मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि ये इस प्रकार से होते हैं कि ये खुद संक्रमण नहीं फैला सकते, लेकिन जो संक्रमण फैला रहा है ये उसको खत्म कर देंगे। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं और ये अपने वैक्सीनेशन के थ्रू जो भी बीमारी है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जैसे कि इन जनरल आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी बच्चा यदि वो किसी बीमारी से ग्रसित है, XYZ, यदि उसको कोई भी बीमारी है, उसको कैंसर है या कोई भी उसके साथ कोई भी दिक्कत हो रही है ना, किसी बीमारी उसके अंदर चल रही है, तो उसको फिर लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं दी जाती है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पर दिया जा रहा है वो संक्रमण उस बॉडी के अंदर जाकर फैला दे,
है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई गई है। इन केस यदि दूसरी बीमारी भी शरीर में हो रही होती है तो हो सकता है कि ये उसके साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, तो ऐसी भी किसी भी प्रकार के संक्रमण के साथ ये रिएक्ट कर सकता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति जो ऑलरेडी संक्रमित है उसके ऊपर ये ट्रायल नहीं लिया जा सकता। ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाने के लिए जीवित टीके बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग आमतौर पर वायरस के लिए किया जाता है। यूजुअली जो वायरस होता है उसको खत्म करने के लिए हम लोग लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। एक रियल एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं, BCG का जो टीका है लाइव एट्यूनेटेड है। जीवित टीकों के उदाहरण में खसरा, कंठमाला, रुबेला, है ना, रुबेला का जो टीका आता है MR, मिसल्स और रुबेला, है ना, वेरिसोला जो चिकन पॉक्स हो, ये सारे टीके जो है लाइव एट्यूनेटेड ही होते हैं, मतलब आपके शरीर में बाहर से बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया जाता है। ओके, चलिए अब जिन बीमारियों के लिए जीवित टीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी आपने देखा खसरा, कंठमाला, रुबेला, ठीक है, रोटा वायरस के लिए, चेचक के लिए, छोटी माता के लिए, पीला बुखार जो होता है ना, जापानीज फीवर जिसको बोलते हैं, इन सभी में जो है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन ही लगती है। ओके, तो फर्स्ट टाइप आपका क्लियर हो गया, लाइव से समझ में आ रहा है, जिंदा बैक्टीरिया शरीर में डाला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपको चलता हुआ दिखेगा, जस्ट एक इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। निष्क्रिय टीके क्या होते हैं? एक निष्क्रिय टीका बैक्टीरिया या वायरस के एक प्रकार का उपयोग करता है जो गर्मी या रसायनों से मारा गया है, फिर वायरस या बैक्टीरिया के इस मृत संस्करण को शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। लाइव में जिंदा करवाया जाएगा, निष्क्रिय में वो बैक्टीरिया मरा हुआ है उसको शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक, कौन कौन से टीके निष्क्रिय टीके होते हैं? इनएक्टिवेट होते हैं, हेपेटाइटिस ए हो गया, बुखार के लिए हो गया, पोलियो के लिए हो गया, रेबीज के लिए हो गया, ये सारे टीके निष्क्रिय टीके होते हैं, इसमें बैक्टीरिया मृत होते हैं। ओके, अब आता है इसी के अंदर एक कैटेगरी और आप कंसीडर कर सकते हैं, सब यूनिट, पुनः संयोजक, संयुग्म और पॉलीसैकेराइड टीके। ये सारे टीके रोगाणु या वायरस के विशेष भागों का प्रयोग करते हैं। ये शरीर में बहुत मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि वे रोगाणु के एक विशिष्ट भाग का उपयोग करते हैं। मान लो जो भी बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है उसके शरीर का एक स्पेसिफिक पार्ट का प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार की वैक्सीन को बनाने के लिए। ठीक है, हालांकि प्रतिरक्षक प्रतिक्रियाएं मजबूत है, इस प्रकार के टीकों को समय के साथ टॉप अप करने की आवश्यकता हो सकती है। वे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए उपयुक्त है, मतलब जो हेल्दी है, जो स्वस्थ है, उनको आप ये टीके यहाँ पर लगा सकते हैं जो किसी बैक्टीरिया की बॉडी से बनाए गए हो। ठीक है, उसका प्रोटीन हो सकता है, उसके एंजाइम हो सकते हैं, ठीक है, उनसे जो है ये सारे टीके यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं। ओके, इस प्रकार के टीकों का उपयोग कुछ बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि आपका शरीर इस बीमारी से ग्रसित ना हो। जस्ट लाइक हीब हो गया, हेमोफेलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना, HPV हो गया, काली खांसी हो गया, न्यूमोकॉकल रोग हो गया, मेनिंगोकॉकल रोग हो गया, और दाद से बचने के लिए ये सारे टीके यहाँ पर जो है बेसिकली जो बैक्टीरिया की बॉडी से बनते हैं ये दिए जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, टॉक्सोइड टीके यहाँ पर क्या होते हैं? टॉक्सोइड टीके बैक्टीरिया या वायरस द्वारा बनाए गए विषाक्त पदार्थों का उपयोग बैक्टीरिया या वायरस के उन विशिष्ट भागों के प्रति प्रतिरक्षा बनाने के लिए करते हैं जो कि रोग का कारण बनते हैं, न कि संपूर्ण बैक्टीरिया या वायरस के प्रति। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इस विशिष्ट विष पर केंद्रित होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये चीजें कि टॉक्साइड के जो टीके होते हैं बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा बनाए गए विषाक्त पदार्थों का उपयोग करते हैं, मतलब बैक्टीरिया और वायरस ने जो भी चीजें यहाँ पर करी है ना, जो भी विषाक्त पदार्थ है उनके विशिष्ट भागों का प्रयोग करके हमारे शरीर की एंटीबॉडी को इंक्रीज करने के लिए ये टीका यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब ये टीका स्पेसिफिक जिस बीमारी के लिए दिया जा रहा है ये उसी पर काम करेगा। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इस विशिष्ट विष पर ही केंद्रित होती है कि कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग यहाँ पर दिया जा रहा है। टॉक्साइड टीके आजीवन रक्षा प्रदान नहीं करते हैं और समय के साथ इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जैसे टाइम टू टाइम ये टीके यहाँ पर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लगवा लिया तो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। जिसमें आप डिप्थीरिया टिटनेस के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाने के लिए टॉक्साइड के टीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग DPT पढ़ते हैं ना, उसमें स्पेसिफिक डिप्थीरिया और टिटनेस की बात करें तो इसके लिए टॉक्साइड के टीकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया का जो विषाक्त पदार्थ है उसको इंजेक्ट किया जाएगा इससे बचाने के लिए, इस बीमारी से बचाने के लिए। डन, ये कैटेगरी हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डिप्थीरिया और टिटनेस जो है किस प्रकार का वैक्सीन है, किस प्रकार का टीकाकरण है, तो ये टॉक्साइड टीके के अंदर कंसीडर किया जाता है। और ऑप्शन में आपको सारे मिल जाएंगे, लाइव भी मिल जाएगा, इनएक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है, पॉली भी मिल जाएगा, और आपका जो आंसर होगा टॉक्साइड ये भी मिल जाएगा। ठीक है,
चलो, डन। यहाँ तक दो चीजें क्लियर हो गई, आयरन फॉलिक एसिड आपका क्लियर हो गया। ठीक है, टॉक्साइड के टीके क्लियर हो गए। चलिए ये बताइए कि जो नीले कलर की गोली है आयरन की, वो किसको दी जाती है? नीला कलर जो होता है मेडिसिन का, जो आयरन और फॉलिक एसिड के लिए टैबलेट दी जाती है, नीला कलर कहाँ पर दिया जाता है, किस व्यक्ति को दिया जाता है? आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वन बाय वन करके जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक आता है मिशन इंद्रधनुष, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम टू टाइम मिशन इंद्रधनुष को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसे इसी सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। दैट मीन्स इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो मिशन इंद्रधनुष भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी थी। ये एक प्रकार का बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया गया था, जहां पर बहुत रेयर ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन 201 जिलों में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष दैट मीन्स रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वैसे ही 7 टीके यहाँ पर रहेंगे। ये यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। टीबी के लिए वैक्सीनेशन, पोलियो के लिए वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस जो काली खांसी होता है उसके लिए, टिटनेस के लिए और मेसल्स खसरा के लिए यहाँ पर जो है मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इंद्रधनुष के कलर में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं मेसल्स, खसरा, पोलियो, पर्ट्यूसिस काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड टीबी, इन सभी के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई है। कब शुरुआत करी गई थी? सबसे पहला पॉइंट 25 दिसंबर 2014 को। किसने करी थी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेंट्रल लेवल पर इसको स्टार्ट किया गया था। करना क्या है? बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, जो टीकाकरण जहां पर बहुत कम होता है उन जिलों में अवेयरनेस लाने के लिए ये टीका यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 7 बीमारियों को कवर करेगा। इसके अलावा खसरा रुबेला, मिसल्स रुबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलिसिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी दैट इज HI टाइप बी, है ना, और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद अब इन टीकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई। जब शुरुआत करी थी तो रेनबो की तरह केवल 7 टीके इसके अंदर थे, लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा मिशन इंद्रधनुष, तो इसके बाद ये टीके और इंक्लूड कर दिए गए, तो अब टोटल कितने हो गए? 12 यहाँ पर हो गए। ठीक है, खसरा रुबेला इसके अंदर MRT का इंक्लूड हो गया। ठीक है, रोटा वायरस चला गया, और यहाँ पर HB इन्फ्लुएंजा टाइप बी चला गया। ठीक है, और पोलियो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। कुछ चुने गए राज्यों और जिलों में जापानी, अगर हम लोग बुखार की बात करें और न्यूमोकॉकस की बात करें तो इसके टीके भी दिए जाते हैं जहां पर लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक राज्यों और जिलों में जो है यहाँ पर जापानी एंसेफ्लाइटिस जो होता है इसके वैक्सीनेशन भी दी जाती है। डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 के बीच में चले इस कार्यक्रम में 25.5 मिलियन बच्चों और 6.9 मिलियन गर्भवती महिलाओं को इसके अंदर में कवर किया गया था। ठीक है, इन सभी को यह वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। इसका पूर्ण कवरेज में 6.7 की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को गति देने के लिए भारत ने एक महत्वाकांक्षी योजना तीव्र इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत करी, दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। जब इसका रिजल्ट देखा गया है ना, कोई भी प्रोग्राम, जब कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि जितना पैसा इस पर खर्च किया गया, जितना समय इसको दिया गया, क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा? तो डेफिनेटली इसने इतने लोगों को कवर किया है तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल है। तो इसी के लिए इसका अगला वर्जन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को यहाँ पर शुरू किया गया, मतलब इसी सीरीज को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? या फिर आप इसको इंद्रधनुष का द्वितीय चरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम तीव्र मिशन इंद्रधनुष रखा गया। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? फुल्ली इम्यूनाइज्ड एवरी चाइल्ड, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया मिशन इंद्रधनुष क्या है, कैसे ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इज टू इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं और इसके बारे में नहीं पढ़े तो ये गलत होगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न आयामों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देने में सरकार की भूमिका को सूचित करना, स्पष्ट करना, प्राथमिकता देना और मजबूत करना है। मतलब सरकार के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो योजना बनाई जा रही है, वो कितना वर्क कर रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की यहाँ पर शुरुआत करी गई।
ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य में निवेश, क्रॉस सेक्टोरियल कार्यक्रम में बीमारी की रोकथाम करना, उसका प्रचार करना, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन करना, समूह ऐसे ग्रुप यहाँ पर बनाने। ठीक है, तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत आती है। आगामी स्वास्थ्य पहलों को निर्देशित करने के लिए भारत की संघीय सरकार नियमित आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचपी को यहाँ पर जारी किया गया था। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। और अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो नीति की समीक्षा 1979 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित की गई थी। भारत में अभी अगर बात करें तो 3 एनएचपी है। ठीक है, इसमें एनएचपी 2017, ठीक है, एनएचपी 1983, एनएचपी 2002 और एनएचपी 2017। ठीक है, ये 3 यहाँ पर हो गई, ये डबल है, 1983, 2002 और 2017। ठीक है, अब 1983 के आरंभिक एनएचपी के अनुसार वर्ष 2000 तक प्रत्येक भारतीय की प्राथमिक देखभाल तक पहुंच होगी। मतलब 1983 में जो लॉन्च की गई थी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इसके अकॉर्डिंग इसका टारगेट था कि 2000 तक हर एक भारतीय को प्राइमरी जो हेल्थ सर्विस होती है वो पहुंचानी है। ठीक है, ये टारगेट था इनका। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने भविष्य की योजना में शामिल करने के लिए 1986 में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत मौखिक स्वास्थ्य पर प्रस्तावों को अपनाया गया था। 2017 नीति के अनुप्रयोगों में से एक आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली वर्तमान में चर्चा का विषय, वो भी अपना एनएचपी के अंदर ही आता है। हाल फिलहाल में जो जब सबके आयुष कार्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की उत्सुकता से इसे काफी फायदा हुआ है। सब लोगों ने इसमें अवेयरनेस यहाँ पर दिखाई है ना। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें 2014 में मोदी प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद से एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति बनाने के प्रयास किए गए हैं। दिसंबर 2014 में सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जनता के लिए उपलब्ध करवाई गई है। चूंकि इसे आखिरी बार 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशासन के द्वारा अद्यतन किया गया था, इसलिए पिछले 15 वर्षों से इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, परिणाम स्वरूप इस बार भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में असमानताओं को दूर करने और नए मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट इरादे से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को विकसित किया गया। क्योंकि जो स्कीम पहले चल रही थी वो 2002 वाली ही फॉलो यहाँ पर करी जा रही थी, उसमें ऐसा कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं था कि इन बीमारियों को भी कवर किया जाए या फिर इन बीमारियों को टारगेट किया जाए। ठीक है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता थी, इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने की मोदी जी की उत्सुकता से इस चीज को काफी फायदा मिला है। इसमें कई सारी नई चीजें ऐड की गई है। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें, दिसंबर 2014 में सरकार के द्वारा एक मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लिए उपलब्ध करवाया गया कि हाँ, इन इन चीजों को यहाँ पर टारगेट किया जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मात्र एवं इसी के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, एनएचपी के अंदर ही बात कर रहे हैं मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य। एनएचपी 2017 में प्रसूति, नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के अतिरिक्त प्रयासों पर बल दिया गया है कि कैसे हम लोग इन चीजों में कमी ला सकते हैं। जैसे आपने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने कई सारे एनालिसिस देखे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स देखी है, तो उसमें हमने देखा है कि एमपी कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है शिशु मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर में, कि जैसे ही शिशु जन्म होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मातृ मृत्यु दर जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसूति के समय समस्या आ जाती है। तो कई सारी चीजें, तो इन चीजों के ऊपर भी फोकस किया गया है। ठीक है, ये प्रयास माँ और शिशु की मृत्यु को रोकने के लिए अतीत में किए गए प्रयासों और स्थायी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत वैश्विक प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अलावा होंगे। मतलब जो टारगेट है उसके अलावा अलग से इन चीजों को भी टारगेट किया जाएगा। 2025 तक जन्म के समय जीवन संभाव्यता 67.5 से बढ़कर 70 तक पहुंचना है। ठीक है, ये जो परसेंटेज यहाँ पर चलता है 2025 तक, अभी जो हम लोग 67.5 पर चल रहे हैं, 100 में से अगर अपन टारगेट करें तो इतनी रेट जो है अभी 67.5 है, इसको इंक्रीज करके 70% तक बचाना। दैट मीन्स मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु 2025 तक कम करके 23 पर लेकर आना। ठीक है, ये टारगेट है। तो अभी अपन देखेंगे कि इसमें किन किन चीजों को टारगेट किया गया है। ओके, नवजात मृत्यु दर में कमी लाते हुए 2025 तक उसे 16 पर लेकर आना और जन्म दर को एकल अंक पर लेकर आना। ठीक है,
एचआईवी एड्स के लिए वैश्विक लक्ष्य को हासिल करना, जिसे 90-90-90 रेशियो भी कहा जाता है, अर्थात एचआईवी के साथ रह रहे 90% लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो, है ना। क्योंकि अभी तक इस चीज को ऐसे समझा जाता है, छुआछूत वाली चीज समझा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 90% लोगों को, एटलीस्ट 90% लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। सेकेंड 90 क्या है कि एचआईवी संक्रमण निदान के लिए 90% लोग निरंतर एंटी रिट्रोवायरल उपचार जो है इसको प्राप्त करें, मतलब इस बीमारी से जो ग्रसित है उनको यहाँ पर उपचार मिले, ठीक है। तो 90% जितने भी, उसमें से 90% लोग एटलीस्ट हमारे कवर हो जाए। तीसरा 90 क्या है, ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल उपचार प्राप्त करने वाले 90% व्यक्ति यहाँ पर इस वायरल से मुक्त हो जाए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 90-90-90 का रेशियो यहाँ पर कवर करना है। क्षय रोग के लिए नए बलगम पॉजिटिव रोगियों में उपचार की दर 85% से अधिक बनाए रखने और नए मामलों की दर में कमी लाने के लिए 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य यहाँ पर हासिल करना, मतलब 2025 तक कैसे भी करके टीबी को भारत से भगाना, जैसे हमने पोलियो के साथ किया है, सेम एज इट इज चीज यहाँ पर टीबी के साथ भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें ध्यान रहेगी, क्योंकि ये टारगेट्स आपको याद रखने हैं। अगर आप बुक्स वगैरह से भी पढ़ रहे हैं तो मार्केट में अभी ऑलरेडी पुरानी बुक्स है, तो उसमें सारे टारगेट जो है दे रखे हैं आपको। राष्ट्रीय नीति है अपनी, है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 वाली के दे रखे हैं, जिसमें मोस्टली 2015 2017 तक सारी बीमारियों को खत्म करने के टारगेट थे। उस समय भी था कि जो है ये बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे कि एचआईवी एड्स हो गया, जो वृद्धि दर है उसको शून्य करना। तो ये टारगेट रखा गया था कि 2007 तक या 2010 तक इन सारी बीमारियों को खत्म कर दिया जाए। मोस्टली सारे टारगेट थे कि 2010 तक सारी बीमारियां खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी नया टारगेट यहाँ पर आ चुका है। हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं 25 तक मोस्ट ऑफ दी बीमारियां जो है उनको खत्म कर दिया जाए। 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस की पुरानी बीमारियों के कारण असामयिक मौतों में 25% की कमी लेकर आना, ठीक है। डायबिटीज की वजह से, कैंसर की वजह से, दमा की वजह से जो बीमारियां हो रही है, इन सबको 25% की कमी यहाँ पर लेकर आनी, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी होना चाहिए कि मृत्यु दर यहाँ पर कम हो जाए, ठीक है। चलिए, 2025 तक 90% से अधिक नवजात शिशुओं को 1 वर्ष की आयु तक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करवाना, मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा जो जन्म ले रहा है यहाँ पर सभी का टीकाकरण हो। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की स्थिति को 40% तक कम करना। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 1.15% से 2.5% तक लेकर आना, मतलब अभी तक सरकार जो है केवल इतना ही परसेंट जो है खर्च कर पाती है अपने बजट में से, तो इसको 2.5% पर लेकर आना। 2025 तक उच्च प्राथमिकता जिलों में आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार आबादी के अनुपात में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की बढ़ोतरी करना, है ना, स्वयं सेवक संघ यहाँ पर बनाने जो हेल्थ से रिलेटेड हो। 2025 तक उच्च वरीयता जिलों में मानदंड, यानी कि आबादी और समय के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की देखभाल और सुविधाएं यहाँ पर लेकर आना। तो ये सारे टारगेट हैं इसके 17 के जो हमें अचीव करने होंगे। चलिए आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं। तो एनएचपी 2017 में स्वस्थ नागरिक अभियान चलाने का एक प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य वातावरण में भी सुधार लाया जाएगा। कुछ नियम या कुछ जो अभियान चलाए गए हैं वो इस प्रकार हैं, 7 क्षेत्र इसमें कवर होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम, तंबाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या का समाधान, यात्री सुरक्षा इसमें महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। निर्भय नारी, यानी कि महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने का उपाय, कार्यस्थल पर तनाव को कम करना और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी को प्रोवाइड करना, भीतरी और बाहरी वायु प्रदूषण में कमी लेकर आना, ठीक। तो ये 7 टारगेट है यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं, अब टीबी कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 62 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना करी थी। मतलब आप ये सोचो कि ये कितना पुराना है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर एक सुपरविजन एवं मॉनिटरी इकाई के रूप में जिला क्षय निवारण केंद्र की स्थापना की गई है। हमारे प्रदेश में 1966 में उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। हमारा प्रदेश मतलब एमपी की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्षय रोग है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका निराकरण करने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य क्या है, 2025 तक देश को टीबी मुक्त यहाँ पर करना है। और इसका अगर अपन वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो वैश्विक लक्ष्य क्या है,
2030 तक पूरे वर्ल्ड से टीबी को खत्म करना है और 2025 तक इंडिया से टीबी को खत्म करना है। 2023 के लिए थीम क्या है? हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2025 आने ही वाला है, तो तब तक टीबी को खत्म करना है। तो 23 का थीम भी यही रखा गया है कि हाँ, हम लोग क्षय रोग को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका थीम था इस बार का, जो कि 24 मार्च को यहाँ पर मनाया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस का क्या महत्व है? 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा क्षय रोग के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की गई थी, इसीलिए इस दिन को जो है इस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस बीमारी के निदान एवं इलाज का मार्ग भी जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा ही यहाँ पर बताया गया था। दैट्स वाई इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये 24 मार्च 1882 की घटना है, इसीलिए हम लोग जो है इस दिन को स्पेसिफिक और स्पेशल मानते हुए टीबी दिवस के रूप में, विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षय रोग के लगभग 28% मामले अभी भी भारत में हैं। इसीलिए विश्व क्षय रोग दिवस विश्व भर के लोगों को इस रोग और इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करना और जागरूक करने का प्रयास करता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसमें यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। जनरली इसमें फेफड़े, है ना, फेफड़ों के चारों ओर जो फुसफुस धमनी होती है उसको, लिम्फ नोड्स को, आंतों को, रीढ़ और मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। संचरण कैसे होता है, फैलता कैसे है? कम्युनिकेबल है, दैट मीन्स वायुजनित संक्रमण है जो संक्रमित के साथ निकट संपर्क, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन वाली घनी आबादी जैसे स्थानों पर फैलता है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलेगा। तो अगर ये व्यक्ति घनी आबादी या ऐसे प्लेस पर रहता है तो ये बहुत आसानी से एक से दूसरे में फैल सकता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? फेफड़े में टीबी के सामान्य लक्षण खांसी के साथ बलगम, खून आना, सीने में दर्द होना, कमजोरी, वजन घटना, बुखार एवं रात को पसीना आना, ये सारे लक्षण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इलाज क्या कर सकते हो? टीबी उपचार योग्य बीमारी है, इसका इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं को 6 महीने की मानक अवधि के साथ किया जाता है। बस इस समय यही ध्यान रखना पड़ता है कि आप दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए। जिसमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी को जानकारी, पर्यवेक्षण और सहायता प्रोवाइड की जाती है। अब इसके हमने भारत के लेवल पर बात कर ली, वैश्विक लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी हमने देखा कि 2030 तक जो है वैश्विक लेवल पर वर्ल्ड वाइडली क्या करना है, टीबी एंड करनी है, टीबी का उन्मूलन करना है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वही अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल जिसका नाम है फाइंड ट्रीट ऑल, ठीक है। सबसे पहले तो फाइंड आउट करो किन किन को टीबी हो रही है, उनको ट्रीट करो, उनको ट्रीटमेंट यहाँ पर दो। हैशटैग एंड टीबी की शुरुआत यहाँ पर करी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी करता है, जिसमें यहाँ पर आती रहती है डिटेल्स की किस कंट्री में कितने केसेस यहाँ पर है, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो 2 पहल यहाँ पर कर रखी है, हैशटैग एंड टीबी और दूसरा ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। डन। अब भारत के प्रयास भी देख लेते हैं। क्षय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 17 से लेकर 25 तक, जिसमें टीबी को एंड करना है, दैट इज टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, ठीक है। वर्तमान में 2 टीके, दैट इज वीपीएम यानी कि वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और एमआईपी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी क्षय रोग के लिए विकसित एवं चिन्हित है एवं यह नैदानिक परीक्षण के चरण 3 में है, ठीक है। तो ये क्षय रोग के लिए हो गया, टीबी के टीके हो गए। वर्ष 2018 में निक्षय पोषण योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रति माह 500 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको भी टीबी है तो हर महीने उसको 500 रुपए यहाँ पर उसके अकाउंट में डाले जाएंगे डायरेक्टली, ताकि वो इससे अपना बचाव कर सके, ठीक है। जो भी मेडिसिन वगैरह लगती है वो सारे प्रोटेक्शन इसको यहाँ पर दिए जाएंगे। डन। चलिए, अब आ जाता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स पोलियो कार्यक्रम, ठीक है। इस पर हम लोग अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, भारत को पोलियो मुक्त कर चुके हैं, लेकिन कैसे और किस वर्ष में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई है। भारत 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के लिए प्रतिबद्ध है। 1988 में एक स्वास्थ्य सभा हुई थी जिसमें टारगेट किया गया था कि विश्व को पोलियो मुक्त यहाँ पर करना है, ठीक है। तो प्रतिबद्ध है मतलब भारत को करना ही था एनी हाउ। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस एनआईडी, जिसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, 1995 में शुरू किया गया था। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वैक्सीनेशन के, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? 1995 में, ठीक है। और 2017 में यह प्रत्येक साल के शुरुआती भाग में 2 बार आयोजित किया जाता आ रहा था।
पोलियो पर इंडियन एक्सपोर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिश के अनुसार 2018 से प्रत्येक वर्ष के शुरुआती भाग में इसको एक बार आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दौर उच्च जोखिम वाले राज्य जहां पर इसका खतरा ज़्यादा है, ठीक है, टाइम टू टाइम वहां पर जो है ये कार्यक्रम, टीका कार्यक्रम जो है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये करवाए जाते हैं। साथ ही 2017 से देश के द्वारा यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो उच्च जोखिम वाले राज्य में वर्ष के जून नवंबर महीनों के दौरान SNID, ठीक है, SNID के 2 दौरे आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों में 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को मुख से 2 पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, वही ओरल पोलियो ड्रॉप है। प्रत्येक NID के दौरान 160 मिलियन और NSID के दौरान 70 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उपराज्य और राज्य की बात करें तो ये दोनों संस्था मिलकर 160 मिलियन और 70 मिलियन जो है बच्चों का टीकाकरण करती है। पोलियो वायरस संचरण का पता लगाने के लिए निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क के साथ 1997 से तीव्र फ्लोरसिड पक्षघात दैट इज AFP के माध्यम से निगरानी की जा रही है कि कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में पोलियो का कोई केस तो नहीं है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन ड्रॉप सहित निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन की आंशिक खुराक भी यहाँ पर प्रदान की जाती है ताकि पोलियो की संभावना नहीं हो। पोलियो खत्म हो चुका है लेकिन आगे आने वाले समय में फिर से ये स्टार्ट न हो जाए, इसके लिए पोलियो की वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग आगे प्रोग्रेस की बात कर लें तो WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जिसमें भारत शामिल है को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त प्रमाणित कर दिया था। WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया, मतलब ऐसा कोई एक्टिव केस अभी तक नहीं है, ठीक है, 2012 में घोषित कर दिया था। भारत में आखिरी पोलियो मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। भारत 11 वर्षों से पोलियो मुक्त है, ठीक है, पोलियो का कोई केस यहाँ पर एक्टिव केस नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं देश में आखिरी बार वाइल्ड पोलियो वायरस दैट इज WPV का कब मामला दर्ज किया गया था। 3 केस P1, P2, P3 पहला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में पश्चिम बंगाल में किया गया था। दूसरा P2 केस जो मिला था 24 अक्टूबर 1999 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला था और P3 22 अक्टूबर 2010 को पाकुर झारखंड से मिला था। पल्स पोलियो कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में 24 लाख टीकाकरणकर्ता और 1.5 लाख पर्यवेक्षक शामिल हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। पिछले 16 वर्षों के दौरान WPV मामलों की कुल संख्या और प्रभावित जिलों की संख्या इस प्रकार है, मतलब अगर आप ये डेटा देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आपको पता ही है कि इस टाइम के बाद 2011 के बाद कोई केस हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 2005 में कितने मामले थे वाइल्ड पोलियो वायरस के, 66 थे। कितने जिलों में थे ये, 35 जिलों में। 2006 में ये बहुत बढ़ गए, 676 हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें 7 में 874, 8 में 559, 741, 42, 2011 में केवल एक मामला आया था वेस्ट बंगाल का और 12 से लेकर 22 तक अभी कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है ये जो है अपनी 27 अगस्त 2022 की है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई एक्टिव केस नहीं है, ओके। और अब आप स्पेसिफिक MP की बात कर रहे हैं तो MP में ये वाली आप देख सकते हैं कि MP में कितने केस थे और कब कब थे, ठीक है। तो 2001 में कोई केस नहीं था, 2002 में 21 केस थे, 2003 में 11 केस थे, उसके बाद 4-5 में कोई केस नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें 2006 में 3 केस आए, 2007 में कोई नहीं है, 2008 में 1 केस था और 2008 के बाद MP में अगर स्पेसिफिक बात करें तो मध्य प्रदेश में पोलियो का कोई भी केस एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव केस मतलब उस साल किसी का जन्म हुआ जिसको पोलियो हुआ हो या पोलियो उसी समय हुआ हो, तो ऐसा कोई भी एक्टिव केस यहाँ पर नहीं है, ओके। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गए पूरा वाइल्ड पोलियो वायरस के मामले। और ये रिपोर्ट कहाँ तक की, अभी अपन ने देखा अगस्त 2022 की ये रिपोर्ट है, ओके। टोटल भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे सब खत्म हो गए हैं, ओके। ये ईयर वाइज यहाँ पर दे रखा है, कहाँ से स्टार्ट करा था इन्होंने ये भी देख सकते हैं। 2001 से स्टार्ट किया था, 2001 से लेकर 2022 तक, ठीक है। 2002 में ज़्यादा थे, फिर ये धीरे धीरे कम हुआ, लास्ट में ज़्यादा हुए और फिर ज़ीरो हो गए, ठीक।
चलिए, तो ये सारे कार्यक्रम जो भी थे ये हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। दैट मीन्स आपका वैक्सीनेशन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है। टीकाकरण जो चैप्टर था वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है इसमें अगर अपन बात करें, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो कार्यक्रम होते हैं जैसे मिशन इंद्रधनुष हो गया, एनएसपी 2017 हो गया, तो वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें बचा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर कितने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यू हो गया और यूनिसेफ हो गया, आईएलओ हो गया, एफए हो गया। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका काम क्या है, इनकी लास्ट जो रिपोर्ट आई है 2022 वाली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज़ें इसके अंदर रह गई है, जैसे जितनी भी हेल्थ एजेंसीज होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करके ये वाला जो आपका पूरा अपन बोलें कि ये जो सेक्शन 1 है ये एंड हो जाएगा। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर किसके लिए पूछा गया था कि किशोरावस्था में जो है किस प्रकार की गोली का सेवन किया जाता है, मतलब उसका कलर क्या होता है। 10 से 19 के लिए कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अगर छोटे बच्चे हैं 5 से 9 के हैं बाल्यावस्था के, तो पिंक कलर की मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और अगर बड़े हैं इससे बड़े तो रेड कलर की टैबलेट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, और छोटे बच्चे जो इन्फेंसी के उनके लिए सिरप यहाँ पर होता है। चलिए, तो ये सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक अभी तक अपन ने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है एक बार सबको रिवाइज कर लेना। सबके नोट्स ज़रूर से बना लेना। जो जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है और रिवाइज करने की आवश्यकता है, एक बार नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।